फिर से लांडी मानशेरा कॉलोनी के पास कराची के अंदर, लेकिन इस दफा जो है क्योंकि सिक्योरिटी काउंसिल जो फोर्सेस थी शायद जाग रही थी, सो नहीं रही थी, तो उन्होंने जो है इसके ऊपर एक्ट किया। लेकिन उसमें मेन जो बात है वो क्या हुई कि ये जो वैन थी इसके अंदर 5 जापानीज नेशनल्स बैठे हुए थे और इनकी वैन के पीछे एक और वैन आ रही थी जो कि कंपनी ने हायर की हुई थी और उसके अंदर सिक्योरिटी गार्ड्स बैठे हुए थे। तो जिस वक्त ये जो है टेररिस्ट हैं, जब इन्होंने इनके ऊपर अटैक किया तो इनके जो पीछे जो इन जापानीज की जो वैन के पीछे जो दूसरी वैन आ रही थी सिक्योरिटी गार्ड्स की, उन्होंने भी इनके ऊपर जो है फायरिंग ओपन की, जिसकी की वजह से बाकी तो भाग गए और एक जो है उसको मार गिराया गया। अब जब ये इधर आई इधर धमाकों की और गोलियों की आवाजें, तो फिर जो है पुलिस भाग के आई। ये शराफी गोथ का एरिया है पुलिस स्टेशन का। तो वो कहते हैं जी कि फिर हमने उनका पीछा किया, फिर हमने उनको जो है उनकी मोटरसाइकिल पकड़ी, उनके पास से 2 पेट्रोल बॉम्ब्स मिले हैं और जो है वो अपना बैग शायद फेंक के भाग गए थे और वो मोटरसाइकिल जो उसके आसपास थी जहाँ पे ब्लास्ट हुआ है वो डैमेज हुई है। तो बहरहाल पुलिस ने कहा जी कि वो जो टेररिस्ट जिसको के मार गिराया गया है उसको अब हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे उसके फिंगरप्रिंट से कि ये कौन था और इसके साथ कौन और लोग जो हैं वो इन्वॉल्व थे। पुलिस कहती है जी कि हम ऑलरेडी हाई अलर्ट पे थे एंड एज अ रिजल्ट, तो फिर भी भाईजान हाई अलर्ट पे थे भी तो वो गोलियां मार के चले जाते तो आपने क्या तीर मारना था। ये तो उनके सिक्योरिटी गार्ड्स ने उनको बचा लिया। तो बहरहाल एक और जो है ये बहुत बड़ा वाकया होने से, क्योंकि थोड़े दिन पहले आपको पता ही है कि चाइनीज़ जो इंजीनियर्स हैं उनको मारा था टेररिस्टों ने पाकिस्तान में। ये है पंजाब के जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे और अब इस वक्त प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ साहब, वही जो अभी फैज़ाबाद धरने के ऊपर रिपोर्ट आई है उसके ऊपर ये बात कर रहे थे और वो कह रहे थे जी कि मुझे कोई इंटेलिजेंस रिपोर्ट, कोई फैज़ हमीद की तरफ से या कोई और जो ISI की तरफ से कोई भी रिपोर्ट नहीं आई थी कि TLP जो हैं वो इधर धरना करने वाले हैं। वो कहते हैं जी कि हमने एक कैबिनेट की सब कमेटी में बात की जा रही थी और जो है वो लॉ मिनिस्टर्स और सारे प्रोविंशियल लॉ मिनिस्टर्स और बाकी सब लोग बैठे हुए थे और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन के ऊपर हम बात कर रहे थे और हम पुलिस ऑफिसर्स को भी इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे कि भाई आप भी ज़रा थोड़ा सा जो है वो सिक्योरिटी की सिचुएशन को संभालने की कोशिश करें, हो सकता है कि TLP कुछ करे। वो कहते हैं जी कि मैं जो है बात कर रहा था DC और कमिश्नर रावलपिंडी से और उनको मैं कह रहा था कि जैसे वो कहते हैं ना वॉर रेडी रहने के लिए, तो वॉर रेडी आप रहें, लेकिन हमारे पास कोई भी ये इंफॉर्मेशन नहीं थी कि ये लोग एक धरना देने वाले हैं वहां पे। और जो है मुझे बिल्कुल एज चीफ मिनिस्टर पंजाब, क्योंकि जाहिर है कि इनके ऊपर जो है रिपोर्ट ने पूरे का पूरा ब्लेम इनके ऊपर डाल दिया था कि जी उस वक्त के जो पंजाब के चीफ मिनिस्टर थे उन्होंने चीज़ों को सही तरह नहीं संभाला। उन्होंने कहा जी मेरे पास ऐसी कोई ना कोई इंफॉर्मेशन थी और ना मुझे इंटेलिजेंस एजेंसी ने दी थी, तो जाहिर है कि हम तो जो रूटीन का काम थे हम तो वही कर रहे थे। और उसके बाद जो है जो बातचीत हुई उसमें यह कहा गया कि जी TLP के लीडर्स जो हैं उनके खिलाफ जो है वो सारे जो केसेस हैं वो ले लेंगे, लेकिन ये सारी चीज़ भी जो है इंटीरियर मिनिस्ट्री चला रही थी, पंजाब गवर्नमेंट का इसमें कुछ लेना देना नहीं था। तो मतलब ये जो रिपोर्ट आई है जी इसके अंदर काफ़ी जो हैं वो फ्लॉज हैं और इसके अंदर अब काफ़ी लोग जो हैं वो बात कर रहे हैं। और पाकिस्तान के अंदर जी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने आज एक बहुत हाई लेवल मीटिंग भी की है और उसमें उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान के अंदर जो स्मगलिंग चल रही है इसको रोकने की ज़रूरत है। उन्होंने जितने भी हाई लेवल ऑफिशियल्स हैं उनको कहा जी कि स्मगलिंग मुल्क में रोकें। और इसके अलावा उन्होंने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम की बड़ी तारीफ़ की। उन्होंने कहा जी कि बिल्कुल ये गवर्नमेंट के साथ खड़े हुए हैं, इसलिए क्योंकि बॉर्डर जिससे जो है बहुत ज़्यादा स्मगलिंग यहाँ पे होती है जिससे कि इकॉनमी बड़ी ख़राब होती है और जो पाक फोर्सेज हैं वो यहाँ पे ये जो अफ़गान ट्रांजिट ट्रेड जो कॉरिडोर है इसको वो देखती हैं और उसकी वजह से हमें बड़ी हेल्प मिलती है स्मगलिंग को रोकने के लिए। वो कहते हैं जी कि ये स्मगलर्स और होर्डर्स जो हैं इनके खिलाफ एक एक्शन लेने की ज़रूरत है और ना सिर्फ फेडरल लेवल पे बल्कि जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं उनको भी इनके साथ सख्ती करने की ज़रूरत है। वो कहते हैं अगर हमें कोई अगर ज़रूरत पड़ी तो हम एक नेसेसरी लेजिस्लेशन भी लेकर आएंगे और इसलिए भी ये ज़रूरी है क्योंकि बॉर्डर एरिया के जो बच्चे हैं उनको इसमें यूज़ किया जाता है, तो उनको डिस्करेज करने के लिए उनके लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बनाने पड़ेंगे और उसके बाद जो है हमको इस चीज़ को आगे लेके जाना पड़ेगा और स्मगलिंग को बिल्कुल रोकना पड़ेगा। बीबी जरदारी साहब जो हैं आज वो बड़े भड़के हुए नजर आए क्योंकि जाहिर है कि उनके वालिद साहब कल जब स्पीच कर रहे थे अपना पार्लियामेंट के अंदर तो वहाँ पे PTI बैक्ड जो सुन्नी तहरीक के लोग हैं उन्होंने बड़ा शोर मचाया। उन्होंने कहा जी ये इलीगल गवर्नमेंट का इलीगल हेड ऑफ द स्टेट है
और ये सारे इलेक्शंस भी इलीगल थे, तो हम इसको नहीं मानते। तो आज बीबी जरदारी साहब जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और उसमें उन्होंने कहा जी कि ना सिर्फ इन लोगों ने बड़ी अब्यूसिव लैंग्वेज जो है इस्तेमाल की है, बल्कि जरदारी साहब जो एक हिस्ट्री क्रिएट कर रहे थे, क्योंकि 7th टाइम वो पार्लियामेंट से जो है वो खिताब कर रहे थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जो अपोजिशन वाले हैं इन्होंने अपनी खुद की एक हिस्ट्री बनाई, और हम वैसे तो क्रिटिसिज्म जो है सुनना पसंद करते हैं, लेकिन ये पार्लियामेंट्री स्फीयर के अंदर होना चाहिए। लेकिन इसके बाद इन्होंने बहुत ही जो है गलत किस्म के लफ्ज़ इस्तेमाल किए बीबी जरदारी साहब ने। इन्होंने कहा जी कि ये जो अपोजिशन के लोग हैं ये दे आर जंगल मंकीज़, उन्होंने कहा। हुआ ये था कि जब जरदारी साहब कल स्पीच कर रहे थे तो पीटीआई के लीडर उमर अयूब खान साहब जो हैं उन्होंने कहा जी कि ये हेड ऑफ द स्टेट इलीगल है, हम इसकी स्पीच सुनने को तैयार नहीं है। इसके अलावा पीटीआई के जो चेयरमैन थे बैरिस्टर गौहर अली खान, उन्होंने भी कहा जी कि हमने इनको 21 तोपों की सलामी दी है माशाल्लाह से, ये जब अब आगे हैं। तो इसके ऊपर आज नेशनल असेंबली के जो स्पीकर हैं सरदार अयाज सादिक साहब, उन्होंने 2 पीटीआई के जो लॉ मेकर्स हैं, एक जमशेद दस्ती और एक मोहम्मद इकबाल खान, उनको आज जो बाकी का नेशनल असेंबली का सेशन है उससे निकाला। उन्होंने कहा जी आपने तो हद ही कर दी, आपने बहुत अब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ की थी, विच इज़ नॉट रियली राइट। ट्रेजरी बेंचेस जो हैं उन्होंने आज फिर से पीटीआई के जैसे जख्म जो हैं वो ताज़ा कर दिए हैं, और उन्होंने आज जो फेडरल मिनिस्टर फॉर लॉ एंड जस्टिस एंड सेनेटर आज़म नज़ीर तारड़ साहब, उन्होंने आज पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा जी कि ये जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ मुल्क के अंदर हो रही हैं वो सारी पीटीआई गवर्नमेंट की वजह से हो रही हैं, क्योंकि इन्होंने टेररिस्टों को रीसेटलमेंट्स दिए हैं पाकिस्तान के अंदर, जबकि मिलिट्री पुलिस और लोग जो थे यहाँ के इन टेररिस्टों को निकाल रहे थे। लेकिन इन्होंने इनके साथ जी बड़ी जो है वो सिक्योरिटी की डिस्कशंस की अपनी तरफ से, और जो है इन्होंने बड़ी जो ब्रीफिंग्स दी पार्लियामेंट को, और उन्होंने कहा जी कि ये तो टेररिस्ट जो है इनको हम सेटल करना चाहते हैं, क्योंकि टीटीपी के साथ इनकी जो है डायलॉग चल रही थी। आपको पता ही है कि पीएमएलएन के साथ ये जो कोलिशन में लोग हैं, ये पहले भी पीटीआई के इस मूव को काफ़ी ज़्यादा जो है बुरा भला कह चुके हैं। वो कहते थे कि जो इमरान खान साहब हैं उनको टीटीपी के उनके साथ बात नहीं करनी चाहिए थी। तारड़ साहब ने आज भी यही बात की, उन्होंने कहा कि आउट ऑफ क्वेश्चन है कि हम टेररिस्टों के साथ बात करेंगे, और उन्होंने कहा जी कि जो हमारे सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशंस हैं फेडरल प्रोविंशियल लेवल के ऊपर, वो कॉन्स्टेंटली फाइट करेंगे इनके अगेंस्ट। सिक्योरिटी जो फोर्सेज हैं उन्होंने अपनी जानें दी हैं इनके खिलाफ लड़ के, और पाकिस्तान ने बड़ा सफ़र किया। इसके अलावा उन्होंने कहा जी बलूचिस्तान गवर्नमेंट जो है वो इन टेररिस्टों को, जो खासतौर पर नौशकी इंसिडेंट के अंदर, जिसके अंदर वही जो चाइनीज़ जो हैं मारे गए थे इंजीनियर्स, उसके ऊपर जो भी कोई प्रोब बिठा रहे हैं, फेडरल गवर्नमेंट बिल्कुल उनका साथ देगी, और हम उस वक्त तक दम नहीं लेंगे जिस वक्त तक ये तमाम टेरर ऑर्गेनाइजेशंस का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इसको हम डिसमेंटल ना कर दें। तो आज फिर से उन्होंने जनाब काफ़ी इसके ऊपर जो है सख्त बातें पीटीआई के बारे में की। रेन्स जो हैं जी वो काफ़ी बारिशें जो हैं पाकिस्तान में काफ़ी आई हुई हैं, और उसकी वजह से कंट्री के अंदर काफ़ी जो है उथल पुथल आई हुई है। 7 लोगों की चमन के एरिए में बलूचिस्तान के अंदर डेथ हुई है बिकॉज ऑफ दिस, और ज़्यादातर डेथ्स वहाँ पे और इसलिए भी हुई हैं जैसे कि 15 लोग इंजर्ड हुए और 17 लोग जो हैं वो उनकी डेथ्स हुई रूफ गिरने से भी, क्योंकि ये जो रेन्स हैं ये बहुत ज़्यादा कह रहे हैं कि तूफ़ानी किस्म की हैं। इसके अलावा जो है एक गाड़ी जिसके अंदर 4 औरतें और 2 बच्चे थे, वो भी, उनको भी जो फ्लड है वो बहा के ले गया, और बहुत सारे जो मड होम्स थे वो भी फ्लड बहा के ले गया। तो इसलिए जो चमन के एरिए में जो ट्रांजिट है जो अफगानिस्तान के साथ भी होती है, और जो रेलवे ट्रैक्स भी हैं कोयटा चमन के बीच में या स्पिनतंगी एरिया में सिब्बी और हरनाई के बीच में, वो बिल्कुल वो ट्रेनें वगैरह भी बंद की हुई हैं, वो बिल्कुल चल नहीं रही हैं। इसके अलावा जनाब 7 लोगों की डेथ हुई है और 14 जो हैं वो इंजर हुए हैं जब गाड़ी एक रेंज की वजह से स्लिप की आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में। और कराची के अंदर भी बड़ा पैनिक मचा हुआ था कि यहाँ पे भी बड़ी हैवी रेन्स आएंगी और बड़ी तबाही मचाएंगी, लेकिन अब पता चला है जी कि ये जो रेन्स हैं या फेड हो रही हैं, उसका रुख जो है किसी और तरफ मौसम का जा रहा है। इसके साथ साथ अफगानिस्तान में भी इन रेन्स ने काफ़ी तबाही लाई है, वहाँ पे भी फ्लड्स आए हुए हैं तकरीबन 23 प्रोविंसेस के अंदर, जिसके अंदर 66 के करीब लोगों की डेथ्स हुई हैं और 36 जो हैं वो गंभीर अंदाज में वुंडेड हैं। तो काफ़ी तबाही जनाब रेंज ने मचाई हुई है। अच्छा जनाब, आज था इंडिया के अंदर इलेक्शन, आज से शुरू हो गए हैं लोकसभा के इलेक्शंस, जो कि अब 7 डिफरेंट स्टेजेस के अंदर होंगे, और ये जो हैं दुनिया के लार्जेस्ट इलेक्शंस माने जाते हैं। और बहुत सी यहाँ पे तकलीफ रही कुछ लोगों को, कुछ लोग बोट्स में से आए, कुछ लोग और बड़े लंबे लंबे सफ़र करके आए, लेकिन मोदी जी जो हैं वो बड़ा हिस्ट्री क्रिएट करने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं जी कि मैं
तीसरी दफा भी जीतूंगा। और अगर ये तीसरी बार जीते तो ये हिंदुस्तान के दूसरे प्राइम मिनिस्टर होंगे जो कि 3 बार प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट होंगे आफ्टर जवाहरलाल नेहरू। यहां पे जो है बीजेपी फाइट कर रही है तकरीबन 2 डजन के करीब जो अपोजिशन पार्टीज जिन्होंने कि अपना इंडिया अलायंस बनाया हुआ है उसके खिलाफ। आज की जो फर्स्ट फेज की जो शुरू हुई है यहाँ पे वोटिंग, उसके अंदर 166 मिलियन वोटर्स ने 102 कॉन्स्टिट्यूएंसीज के लिए आज 21 स्टेट्स के अंदर वोट किया। इसके अलावा ऑल टुगेदर जो है ये 7 फेजेस में जो इलेक्शंस होते हैं हिंदुस्तान में उसमें 1 बिलियन वोटर जो है वो पार्टिसिपेट करता है। आज जो इलेक्शंस हुए हैं बड़े दूर दूर इलाकों में भी, तमिलनाडु जो है उस साउथ में, अरुणाचल जो है हिमालयस के अंदर जो चाइना के साथ बॉर्डर करता है वहां पे, यूपी जो नॉर्थ में है, तो काफी यहाँ पे जो है हलचल रही। तकरीबन 64 के करीब जो है वोटर टर्न आउट रहा। सर्वेस जो अभी तक आए हैं वो सब सजेस्ट कर रहे हैं कि बीजेपी जो है इसके अंदर जीतेगा। हालांकि मेन कंसर्न्स अभी भी लोगों के हैं अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन और रूरल डिस्ट्रेस को लेके, लेकिन फिर भी लग रहा है कि बीजेपी जीतेगी। बीजेपी ने कहा कि लेकिन जो बीजेपी के बारे में जो कहा जा रहा है कि क्या 2019 जैसी लैंडस्लाइड विक्ट्री होगी या नहीं। मोदी जी जो है उन्होंने अपना बीजेपी का जो इलेक्शन मैनिफेस्टो था उसमें लिखा था कि पहले 5 साल जो थे हम ने जो काम किया उसके हमने फ्रूट्स देखे अगले 5 सालों में, और अब हमारा ये एम है कि हम इंडिया को 3 टॉप इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड में लेके जाएंगे। हम जो है इधर अब फाइनल और डिसाइसिव असॉल्ट करने लगे हैं पॉवर्टी के ऊपर और ग्रोथ के न्यू एवेन्यूज खोलेंगे, और नेक्स्ट जनरेशन जो है उसके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हम खोलेंगे, और बहुत सारे लोग जो हैं उनके डिसीजंस भी इसके अंदर जो है वो लेंगे। इन्होंने कहा जी कि जो पहला हिस्सा था वो तो सिर्फ एक जो पहली 2 दफा थी वो तो सिर्फ बफे था, मेन कोर्स तो अब आपको परोसा जाएगा। इंडिया अलायंस जो है दूसरी साइड पे वो कहती है जी कि ये एक आइडियोलॉजिकल वॉर है टू स्टॉप बीजेपी, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन को भी खराब कर रहे हैं और मुल्क के डेमोक्रेटिक सिस्टम को भी खराब कर रहे हैं। राहुल गांधी ने इसके ऊपर बात करते हुए कहा जी कि बीजेपी की आदत है कि ये अटेंशन जो है डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं, और कभी कहते हैं जी मैं पानी के अंदर जा रहा हूं, कभी कहते हैं जी मैं सी प्लेन पे बैठा हुआ हूं, लेकिन जो रियल मुद्दे हैं जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट, प्राइस राइज, उसके ऊपर ये जो है बात नहीं करते हैं। तो ये जनाब काफ़ी आज बातचीत चलती रही, लेकिन जाहिर है कि इलेक्शंस भी होते रहे, और इलेक्शंस के बीच में कहीं कहीं पे जो है कोई वायलेंस भी देखी गई और थ्रेट्स और इंटिमिडेशन जो है वो भी देखी गई काफ़ी जगहों के ऊपर लोकसभा इलेक्शंस के बीच में। सबसे पहले तो हम मणिपुर का आपको बता दें कि मणिपुर में तो आपको पता ही है कि कई महीनों से, बल्कि पिछले साल से वहाँ पर चल रही हैं प्रॉब्लम। 4 ईवी मशीन्स जो हैं पोलिंग बूथ्स में उनको डैमेज किया गया और काफ़ी यहाँ पे क्लैशेज रहे। अभी तक जो क्लैशेस लास्ट ईयर से शुरू हुए हैं उसमें तकरीबन 200 से ज़्यादा लोग जो हैं उनकी डेथ्स हो चुकी हैं। यहाँ पे आज इलेक्शन के मौके पे, लोकसभा के इलेक्शंस के मौके पे गन फायर्स जो हैं वो पोलिंग स्टेशंस पे सुनी गई। उसमें एक जो आर्म्ड बंदा था उसने एक कुरली जो का जो एरिया है इम्पाल ईस्ट में वहाँ पे जाके पोलिंग स्टेशन पे जो है फायरिंग भी की, और कुछ फायरिंग की वारदातें जो हैं थम्पकोल पी से और बिष्णुपुर से जो हैं वो भी सुनाई दी गई। वेस्ट बंगाल के अंदर भी जो कूच बिहार का एरिया है वहां पे भी काफी वायलेंस रही। पत्थर वत्थर बीजेपी ने और तृणमूल कांग्रेस के लोगों ने एक दूसरे के ऊपर फेंके, और तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के बीच में जो थे काफी इन्होंने एक दूसरे के खिलाफ शिकायतें की। तृणमूल कांग्रेस ने 80 कंप्लेंट्स लॉन्च की हैं अगेंस्ट बीजेपी, और बीजेपी ने 39। बीजेपी का कहना था कि टीएमसी के जो वर्कर्स हैं वो हमारे पे पत्थर मार रहे थे, उसकी वजह से हमारे वर्कर्स जो हैं वो इंजर हुए हैं, और जो है हमको वोटिंग से भी रोका गया। टीएमसी के एम्प्लॉइज ने हमारे एक पोलिंग एजेंट विश्वनाथ पॉल को भी किडनैप किया, लेकिन बहरहाल पता चला कि ये बात बिल्कुल गलत है। विश्वनाथ पॉल को किसी ने जो है वो किडनैप नहीं किया था, ये रजिस्ट्रेशन की जो लिस्ट है वो लेने के लिए, वोटर रजिस्ट्रेशन लिस्ट लेने के लिए गए थे। बीजेपी ने कहा जी इसके अलावा इन्होंने हमारे वर्कर्स के ऊपर नताबारी के एरिया में भी जो है वो हमले किए और वो उनको जो है बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया, और अब वो तुफहंग नाज के जो हॉस्पिटल है उसके अंदर है। अब टीएमसी भी चुप नहीं है। टीएमसी कहती है जी कि बीजेपी के जो हैं लोग उन्होंने हमारे घरों के ऊपर जो हैं वो हमले किए, और इनका जो बल्कि बीजेपी का यूनियन मिनिस्टर है निशित प्रामाणिक, उसने बल्कि यहाँ पे वायलेंस इंसाइट की। इसके अलावा जो हमारी दीदी है ममता बनर्जी बंगाल की,
वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर, उन्होंने भी कहा जी कि हमारे लोगों को इन्होंने डराया धमकाया और बल्कि मारा पीटा भी बीजेपी के एम्प्लॉयज ने, और वो सब के सब इस वक्त हॉस्पिटल में हैं। 3 बीजेपी के लीडर्स ने, हमारे जो बूथ के एजेंट्स थे, उनको मारा पीटा और बहुत सारे बूथ्स में इन्होंने बॉम्ब्स फेंके बीजेपी ने, ये हमारी दीदी कह रही है। इसके अलावा जनाब बस्तर के एरिया में जो छत्तीसगढ़ में है, वहाँ पे तो जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस लगाई हुई थी, सीआरपीएफ के जवान वहाँ पे लगाए हुए थे। वहाँ पे जब लड़ाई झगड़े हुए तो वहाँ पे जो ये बॉम्ब वगैरह भी, एक्सप्लोजन्स भी हुए, जो कि इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइसेस की से हुए थे, यानी कि जाहिर लग रहा था कि घर में बनाए हुए हैं। उसकी वजह से सीआरपीएफ के भी जवान जो हैं वो जख्मी हुए हैं। और कुछ इलाकों में छत्तीसगढ़ में ईवीएम्स यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स काम नहीं कर रही थी, फिर उनको जो है रिप्लेस किया गया। तो अब जो है ये काफ़ी यहाँ पे लड़ाई झगड़े जो हैं वो चलते रहे। आपको पता ही है कि ये अभी फर्स्ट फेज़ है और फर्स्ट फेज़ के अंदर अभी ये सारा कुछ हुआ है। ये जो इलेक्शंस हैं ये चलेंगे अभी जून के महीने तक, और जून में फिर फाइनली जो है ये रिजल्ट्स जो हैं आना शुरू होंगे 7 स्टेज में। जून 4 को इलेक्शंस ख़त्म हो जाएंगे सारे 7 स्टेजेस का, जून 1 को, और जून 4 को फिर इनके फाइनल रिजल्ट्स आएंगे। जो एक वेटरन बॉलीवुड एक्ट्रेस है मुमताज़, आपको पता ही है राजेश खन्ना की फिल्मों में अक्सर आप उनको देखते थे, बहुत ही पॉपुलर थी अपने ज़माने की। वो आजकल पाकिस्तान में पहुंची हुई हैं और पाकिस्तान में जिन जो लोगों से मिली हैं उन्होंने बहुत सारे अपने जो अपना जो इंस्टा अकाउंट है उसके ऊपर ये तस्वीरें सारी शेयर की हैं। इसके अंदर पहले तो वो देखी जा रही हैं फवाद खान साहब के साथ, एक जो है उन्होंने ब्लैक टॉप और मरून ट्राउजर्स पहनी हुई है, और फवाद जो हैं वो अपने ब्लैक ड्रेस में कुर्ता पजामा में नज़र आ रहे हैं और ऊपर उन्होंने शॉल ली हुई है। तो ये तस्वीर जिस वक्त आई तो इंडिया से बहुत सारे जो इंस्टाग्राम यूज़र्स थे उन्होंने कहा भी फवाद को प्लीज़ हमारे पास वापस इंडिया में भेजो। आपको पता ही है कि फवाद वहाँ पे काम कर रहे थे, लेकिन फिर उड़ी का जो मामला हुआ था उसके बाद तमाम पाकिस्तानी स्टार्स को कहा था कि अब वो इंडिया में नहीं आ सकते हैं, और बल्कि जो करण जौहर की जो मूवी थी दिल है मुश्किल, उसमें ये काम कर रहे थे तो काफ़ी उसको बैकलैश भी आया था करण जौहर को। इसके अलावा उनको देखा गया है पाकिस्तान के लेजेंडरी सिंगर गुलाम अली के साथ, जो कि हारमोनियम पे बैठे कुछ बजा रहे हैं और गा रहे हैं, और फिर इनको देखा गया राहत फ़तेह अली खान के साथ, माहिरा खान के साथ, और भी बहुत सारे डिफरेंट स्टार्स के साथ पाकिस्तानी। तो सबकी तस्वीरें इन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर डाली। सलमान खान साहब जो हैं आज मुंबई एयरपोर्ट पे देखे गए, क्योंकि वो दुबई में के लिए जा रहे थे, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइट सिक्योरिटी थी। उनके साथ उनका बॉडीगार्ड शेरा भी था। ये पहली दफ़ा है कि सलमान खान साहब अपने घर से निकले। आपको पता ही है कि संडे को उनके घर के बाहर गैलेक्सी अपार्टमेंट्स जो हैं बांद्रा में, वहाँ पे शूटिंग की थी। लॉरेंस बिश्नोई का जो बहुत बड़ा गुंडा है उसके भाई ने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी, तो उसके बाद सिक्योरिटी बहुत टाइट हो गई थी। लेकिन अब ये एक इवेंट के लिए जो है दुबई जा रहे हैं, तो ये आज देखेंगे। अपनी गाड़ी से जब निकले तो बहुत इन्होंने जो है सिंपल से क्लोथ्स पहने हुए थे और सन ग्लासेस लगाई हुई थी, और वहाँ पे जो पेपराजीज खड़े हुए थे उनको फिर हाथ हिला के इन्होंने सबको, यानी कि जो फोटोग्राफर्स थे उनको जो है वो ग्रीट किया। और जनाब आज जो है बहुत बड़ी आज एक जो रेवलेशन है बॉलीवुड के अंदर वो आज हुई है, और ये इतनी बड़ी रेवलेशन है कि अब आपको लगेगा कि भाई सच्चा इंसान कौन है। ये सारे लोग अगर ये जो बड़े बड़े हैं ये अगर झूठे हैं तो फिर सच क्या है। अच्छा जी, आपको पता ही है कि ए आर रहमान का एक गाना आया था जय हो, जो कि बनाया था डैनी बॉयल की जो फिल्म आई थी 2008 में स्लम डॉग मिलियनेयर, उसके अंदर वो एक सुपर डुपर हिट गाना था। उसके ऊपर आज जो है बहुत सारी टिप्पणियां जो है राम गोपाल वर्मा साहब ने दी हैं। उन्होंने कहा जी, राम गोपाल वर्मा साहब ने कहा जी कि एक फिल्म बना रहे थे सुभाष घाई साहब, और वो उन्होंने ए आर रहमान को कहा कि तुम मेरे लिए एक गाना बनाओ। बेसिकली उनकी जो फिल्म युवराज आ रही थी 2008 में, उसके लिए उनको एक गाना चाहिए था, तो इन्होंने उनको जो है ये जय हो बना के भेजा। तो सुभाष घाई ने कहा कि नहीं, ये मैं यूज नहीं कर सकता हूं क्योंकि युवराज का जो अब मूवी का जो अब मिजाज है वो बिल्कुल बदल गया है, तो ये गाना मैं नहीं यूज कर सकता। तो ए आर रहमान ने ये गाना जो है जय हो ये स्लम डॉग मिलियनेयर को दे दिया, डैनी बॉयल को, और इस गाने के ऊपर ए आर रहमान को ऑस्कर मिला। ठीक है जी। अच्छा, अब स्टोरी क्या है पीछे? स्टोरी ये है कि सुभाष घाई साहब अपनी फिल्म युवराज बना रहे थे, उन्होंने ए आर रहमान को कांटेक्ट किया। ए आर रहमान साहब जो हैं वो इंग्लैंड में थे, उस वक्त लंदन में थे। ए आर रहमान साहब ने वो सारे का सारा प्रोजेक्ट किसको दे दिया? उन्होंने दे दिया जी ये सारे का सारा प्रोजेक्ट सुखविंदर सिंह को।
सुखविंदर सिंह को उन्होंने कहा जी कि तुम एक अच्छी सी धुन जो है मुझे बना के भेजो। जब उन्होंने बना के भेजी तो ये जो फिल्म थी सलमान खान और कैटरीना कैफ की, उसके अंदर ये सही नहीं बैठा, लेकिन सुभाष घाई साहब को किसी तरह पता चल गया कि ये गाना AR रहमान ने नहीं, सुखविंदर सिंह ने बनाया है। तो सुभाष घाई साहब ने फोन किया AR रहमान को और बड़ी उनको सुनाई। उन्होंने कहा मैं तुमको करोड़ों रुपया दे रहा हूं कि तुम जो है मेरे लिए गाने बनाओ, और तुम उसको और किसी को लीज कर रहे हो कि तुम बनाओ मेरे लिए गाने। तो मैं कैसे ये जो है मैं तुम्हारे में इतने गट्स हैं कि तुम मेरे साथ ऐसी गेम खेल सकते हो। तो राम गोपाल वर्मा साहब कहते हैं जी कि रहमान साहब ने बहुत आराम से उनके साथ बात करते हुए कहा, उन्होंने कहा घाई साहब आप मुझे मेरा पैसा मेरे नाम की वजह से दे रहे हो, मेरे म्यूजिक की वजह से नहीं दे रहे हो। तो मैं अगर आपको सुखविंदर से ये गाना बना के भेज रहा हूं तो मैं उसको ओन कर रहा हूं। अगर मैं उसको ओन कर रहा हूं तो इसका मतलब है कि ये गाना मेरा है। आपकी जो फिल्म कुछ अर्सा पहले ताल आई थी जिसके म्यूजिक को बहुत अवार्ड्स मिले थे, आपको क्या पता है कि हो सकता है उसका म्यूजिक मेरे ड्राइवर ने बनाया होए या किसी और ने बनाया होए, लेकिन जब किसी से मैं म्यूजिक लेता हूं तो मैं उसको ओन करता हूं, तो इट मींस इट इज AR रहमान म्यूजिक। हाँ जी, तो वो कहते हैं जी आपने जो मुझे करोड़ों दिए मेरे नाम के लिए दिए हैं, मेरे आपने म्यूजिक के लिए नहीं दिए मुझे। ऐसे ते पैन ये देखो वड्डिया वड्डिया लोगों दियां वड्डिया वड्डिया गल्लां। बहरहाल जी पैन हम क्या कर सकते हैं। अच्छा जी ऐसे। अच्छा जनाब, पाकिस्तान कराटे टीम के जो स्किपर हैं शाहजेब रिंद साहब, उन्होंने आज थप्पड़ मार दिया इंडिया के जो स्किपर हैं राणा सिंह को कॉम्बैट 45 कराटे चैंपियनशिप जो कि दुबई में होने वाली है उससे पहले। और ये वीडियो जो है बड़ा वायरल हो गया। ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी और उसके अंदर रिंद साहब 25 ईयर्स इनकी एज है, जरा गर्म खून है थोड़ा सा, तो वो जो हैं वो जब आमने सामने एक दूसरे के आए तो उन्होंने जो है इसको मारा थप्पड़। उन्होंने कहा हाउ वाज द स्लैप, जैसे वो आया था ना अभिनंदन तो उससे पूछा था हाउ वाज द टी, उसी इसने पूछा। वैसे स्पोर्ट्समैन को ये करना नहीं चाहिए। बहरहाल जी इन्होंने ये किया। आपको पता है कि रिंद साहब जो है उन्होंने बड़ी हिस्ट्री क्रिएट की थी फरवरी में अर्लियर दिस ईयर, जब इन्होंने फास्टेस्ट नॉकआउट किया था कराटे कॉम्बैट 44 में इन मैक्सिको सिटी अगेंस्ट मार्को क्यूबस ऑफ पेरू, और सिर्फ 21 सेकंड में उसको नॉकआउट कर दिया था इन द वेरी फर्स्ट राउंड। तो ही हिमसेल्फ इन हिज ओन राइट हैज बिकम अ वेरी ह्यूज सेलिब्रिटी। बहरहाल जी ये उधर प्रोग्राम जो है ऐसा करने के लिए ना सेटअप भी होता है। हाँ सेटअप भी होता है, हाँ शायद सेटअप भी होता है। अब उसको कितनी देखिए पूरी दुनिया बात कर रही है उसके। हाँ तो उसको मेरे ख्याल में उसको जो इवेंट है उसको थोड़ी हवा देने के लिए भी इसको ये होस्ट करेंगे। ये जो इवेंट है इसको फॉर्मर मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स के जो आर्टिस्ट हैं बैस रुटन और जॉर्ज पिरे वो करेंगे, और यूट्यूबर माइक मैजलेक होंगे, और इनके साथ सलमान खान होंगे। तो आज मुंबई एयरपोर्ट पे जो सलमान खान नजर आए वो इस इवेंट के लिए दुबई जा रहे थे, इस पे नजर आए। ये फाइट जो है ये अब शुरू होएगी जिसमें कि पहला मैच जो है होएगा क्रेग जोन्स और आंद्रे म्यूनिस के बीच में ये होने वाला है। और जनाब पाकिस्तान ने बड़े फटे चके हैं, और फटे इसलिए चके हैं क्योंकि पाकिस्तान की जो स्कॉश टीम ऑस्ट्रेलिया के अंदर पहुंची हुई है इन टू पार्टिसिपेट इन ऑस्ट्रेलिया जूनियर स्कॉश चैंपियनशिप 2024 एट मेलबर्न स्पोर्ट्स एंड एक्वेटिक सेंटर में। वहां पे इन्होंने बहुत सारे इन बच्चों ने जो हैं वो जीते हैं, मेडल्स जीते हैं। इन बॉयज अंडर 13 हुजैफा शाहिद जो है उसने डिफीट किया जिंग हुंग यू को ऑस्ट्रेलिया के बाय 3-0। इन अंडर 15 बॉयज में याया खान ने डिफीट किया हेनरी क्रॉस ऑस्ट्रेलिया को बाय 3-0। इन बॉयज अंडर 17 इब्राहिम जेब ने डिफीट किया ब्रॉडी बैनेट को, न्यूजीलैंड के थे, बाय 3-0। इन गर्ल्स अंडर 13 महानूर अली ने डिफीट किया एमिली सीनियर को मलेशिया की बाय 3-0। इन गर्ल्स अंडर 17 महविश ने डिफीट किया एरिन वाइली को मलेशिया से बाय 3-2। और ये सारे जो हैं इन्होंने गोल्ड मेडल्स जीते। अच्छा अब जो ब्रॉन्ज मेडल के अंदर आई कैटेगरी उसके अंदर हरमन अली राजा ने जो अंडर 11 की कैटेगरी थी वो जीता। फवाद खान ने अंडर 13 की कैटेगरी में ब्रॉन्ज जीता। आजान अली ने अंडर 15 की कैटेगरी में ब्रॉन्ज जीता। और इसके अलावा हम आपको बता दें कि ये जो दो बच्चियां थी जिन्होंने गोल्ड जीते हैं मानूर और महविश, इनको स्पॉन्सर किया था बिल्किस एंड अब्दुल रजाक दाऊद फाउंडेशन ने। तो उसमें जाके इन्होंने जनाब वहां पे जो है गोल्ड जीता है। तो काफी बच्चों ने वहां पे पाकिस्तानी बच्चों ने गोल्ड और ब्रॉन्ज मेडल्स जीते हैं। पीसीबी ने आज कहा है जी कि अप्रैल के एंड पे वो अपना हेड कोच जो है अब पाकिस्तान टीम के लिए वो सिलेक्ट करके अनाउंस उसका कर देंगे, ताकि उनको जो पाकिस्तानी टीम है उसको T20 वर्ल्ड कप जो यूएसए और वेस्ट इंडीज में होने वाला है
उसके लिए तैयार किया जा सके प्रॉपरली। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पीसीबी के चेयरमैन जो हैं मोहसिन नकवी साहब, वो चाहते हैं कि इस दफ़ा हम फिर से वर्ल्ड कप जीतें और दूसरी दफ़ा जो है कप जीत के पाकिस्तान में लेके आए। एक दफ़ा आपको पता है कि इमरान खान साहब ने जिताया था 1992 में, तो अब ये कहते हैं हमको एक और जीत के आना है। वो कह रहे हैं जी हम डायरेक्ट टॉक्स कर रहे हैं गैरी कर्स्टन और जो है उनके साथ गिलिस्पी के साथ। आपको पता ही है कि ये जो है साउथ अफ्रीकन और ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स हैं, और वो कहते हैं जी कि लेकिन इनको कहा था कि आप डेडलाइन से पहले ड्यू प्रोसेस को फॉलो करते हुए अप्लाई करें। पीसीबी जो है वैसे ज़्यादातर गैरी कर्स्टन को जो है वो कर रहा है कंसिडर, साउथ अफ्रीका से थे ये, और इन्होंने इंडिया की टीम को लीड किया था इन 2011 ओडीआई और उसमें वर्ल्ड कप इनको जितवाया था। इसके अलावा ये आईपीएल में भी काम करते हैं इंडियन प्लेयर्स के साथ, और इन्होंने साउथ अफ्रीकन नेशनल टीम के कोच के तौर पे भी काम किया। तो पीसीबी चाहती है कि इनको हायर ज़्यादा किया जाए। और जनाब बेटिंग जो है वर्ल्ड बॉक्सिंग एसोसिएशन में वो ऑन्टेरियो में करने से उसको रोक दिया गया है। उसको रोका इसलिए गया है, दिस इज एब्सोल्युटली आवर लास्ट न्यूज़, इट इज़ बेटिंग इसलिए रोकी है क्योंकि एक इन्वेस्टिगेशन बिठाई गई थी, और उस इन्वेस्टिगेशन ने ये शो किया था कि कुछ सस्पिशियस वेजर एक्टिविटी जो है वो चल रही है। और ये सारा वाकया वैसे लास्ट ईयर हुआ था, लेकिन इस पे अभी प्रोब चल रही है। अकॉर्डिंग टू अल्कोहल एंड गेमिंग कमीशन ऑफ ओंटारियो, ये इन्वेस्टिगेशन लॉन्च की गई थी दिसंबर 2023 में, और उस वक्त जिस वक्त ये एक मैच हो रहा था बिटवीन यानिस टलीज और लिवेन नेवारो के बीच में ऑरलैंडो के अंदर, और सस्पिशियस बेटिंग पैटर्न्स जो थे वो देखे गए थे 5.5 जो फिफ्थ यानी कि जो राउंड चल रहा था मैच का उसके अंदर। तो ये सारी जो गेमिंग ऑपरेटर था ओंटारियो में ये देख रहा था कि ये सही तरह से चल नहीं रहा है। टेलीज के जो मैनेजर हैं उन्होंने भी पता चला था कि अलेजली प्लेस किए हैं $110,000 मैच के लिए, और जो है इस पे ये पता चला था कि जो रजिस्ट्रार के इनके जो स्टैंडर्ड्स होते हैं बॉक्सिंग के उनको ये लोग फॉलो नहीं कर रहे थे ना। इस बैन जो है उसको वो कहते हैं जी हम उस वक्त उठाएंगे जब पूरी तरह प्रॉपरली हम फाइंड आउट कर लेंगे कि इसके अंदर क्या जगह चीज़ चल रही है। इसमें आपको ये बता दें कि एक दिन पहले, आज जो उन्होंने ओंटारियो ने बैन किया है, एक दिन पहले ये जो जॉन्टे पोर्टर फॉर्मर रैप्टर्स प्लेयर हैं उनको बैन किया गया है फॉर लाइफ फ्रॉम एनबीए, क्योंकि इन्होंने कुछ कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन दी थी स्पोर्ट्स बेटर्स को, और खुद भी इसकी टीम जो है उसने बैटिंग की थी, तो उसके ऊपर जो एक्शन लिया गया था। तो अब ये सारी चीज़ें सस्पिशियस हो गई हैं जिसके के होते ओंटारियो बेटिंग कमीशन ने ये फिर अब लिया है। जॉन्टे पोर्टल, यू नो दिस ये जो प्लेयर्स हैं, प्रोफेशनल प्लेयर्स हैं, स्पेशली जो रैप्टर्स के प्लेयर्स हैं, दे मेक मिलियंस। हाँ जी, इनको क्या जरूरत है ये चंदी चोरी करने की? 22,000 के खातिर, 22,000 के खातिर उसने अब क्या किया कि पूरे लाइफ टाइम ने उसने इन्फॉर्मेशन भी क्या दी थी कि मैं 5 से कम स्कोर करूंगा। अब 3 स्कोर करने के बाद उन्होंने एक्ट किया कि भाई मैं जो है कर नहीं सक रहा, अब और ज्यादा मैं थक गया हूँ, मैं बाहर जाके बैठूंगा। अब इंजर्ड, वो इंजर्ड होके बाहर निकल गया, तो अब वो ऑफ कोर्स जो बैट है उनकी जीत गई वो, मगर दैट वाज $22,000। अब $22,000 के लिए आपने पूरी लाइफ खराब कर दी अपनी, एंड फेम, शोहरत मिलती है, इज्जत मिलती है, उसके साथ एंडोर्समेंट्स, इनको ये जो इनके जो पैसे गेम्स के मिलते हैं वो तो हैं ही हैं, एंडोर्समेंट्स में कितने पैसे मिलते हैं? बहुत मिलता है। तो अब ये सारी चीजों को देख के ना अफसोस होता है कि तुम जो है अपना इतना ब्रिलियंट करियर तुमने खराब किया। लालच, और किस चीज के लिए? या तो होता ना क्योंकि $1 मिलियन तुम्हें एटलीस्ट दे रहे होते, या 2 मिलियन या 3 मिलियन कुछ ऐसे, फिर तो ऐसा होता, फिर भी चलो, लेकिन फिर भी वो 1 मिलियन आपके लिए क्या है? आप तो प्लेयर्स जो है एक एंडोर्समेंट में इतना ले लेते हैं, बहुत ज्यादा ले लेते हैं, तो मगर फिर भी